ये बेसिकली अपना फर्स्ट आउटलेट है जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। आप चाय सुट्टा वार को कैसे देखते? लाइक मुझे लगता है कि इंडिया में पिछले 5 साल में अगर कोई कैफे बिजनेस सच में ग्रो हुआ है, धंधा जो होता है ना वो कमिटमेंट पे होता है। हाँ, तो कौन सा शार्क आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा था? आपका कहना है कि आप अपना आईपीओ उनसे पहले ले आएंगे, वो क्या रहा है ये चल क्या रहा है? हाँ, 14,000 रुपये उसमें लास्ट नेट हमको बचता है। हाँ, तेरे इश्क में जाने ना, ये क्या हुआ तेरे इश्क में जाना, रात दिन तेरे ख्यालों में रहता हूँ, खुली आंखों में तेरे सपने में देखता हूँ। चा नहीं यार, मैं एम्प्लॉय नहीं था, मैं मुझे लगता है स्टिल इन्वेस्ट करते। क्यों ऐसा हुआ कि दर्शन प्रोडक्शन की पूरी टीम इंदौर से 400-500 किलोमीटर दूर सूरत पहुंच आई और सूरत में आके बैठ गई एक कॉर्पोरेट ऑफिस में। कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ कोर्स ज़ोरको का है। ज़ोरको एक ब्रांड है जो अभी इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया कि ज़ोरको के फाउंडर एक सेलिब्रिटी बन गए। अब उनके साथ दूर से, जैसे इंदौर से आज दर्शन प्रोडक्शन बात करने आ रहे हैं। ज़ोरको ब्रांड के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी बहुत बड़ी फ्रेंचाइजीज, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज उन्होंने बिल्ड की हैं। आईपीओ की बहुत बातें हो रही हैं, उसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे ये आईपीओ कराने वाले इतनी जल्दी, और हर चीज़ जो हम पूछ सकते हैं इनसे और जो आपको जानने की उत्सुकता होगी उस सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे सामने है आनंद जी। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जर्नी कैसी रही? जर्नी लंबी रही। दर्शन प्रोडक्शन में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ भी ज़ोरको में बहुत स्वागत है। फिलहाल तो हम ज़ोरको में बैठे हैं, तो ज़ोरको में हमारा स्वागत है। बिल्कुल। और हम आपसे सबसे पहले आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे ही आप शार्क टैंक से निकले, धड़ा वायरल हो गए, उसके बाद पता चलता है कि ज़ोरको के फाउंडर बोल रहे हैं, आनंद जी पॉडकास्ट में जाके बोल रहे हैं कि हमारा आईपीओ आने वाला है। हाँ। और ऐसा नहीं कि 2 साल में आने वाला हमारा ड्रीम है, वो कह रहे हैं कि हमारा आने वाला 6 महीने में। कैसे? बेसिकली आईपीओ तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट रहा हूँ। अच्छा। जैसे आपने वहाँ पे भी अगर डिग्री देखी होगी, है ना, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये रहा है। तो फर्स्ट दिन से जब से कंपनी बनाई थी तो तब से विजन ये था कि आईपीओ तो लाना ही है ना। हो सकता है 1 साल 2 साल हम बाद लाते हैं, पर शार्क टैंक आ गया तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो पॉपुलैरिटी मिली उसको मोनेटाइज कर सकें। मतलब शार्क टैंक में आने के बाद लोग हमें जानने लगे, तो हमें ये समझ में आया कि जो काम हम 1 साल 2 साल बाद करने वाले हैं वो बेटर है कि आज ही वो कर लिया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि आईपीओ करने में कंपनी लोग कितनी जानते हैं, कितनी पॉपुलर है, ये एक फैक्टर होता है। इससे बेनिफिट तो मिलता है ना, क्योंकि जो भी आईपीओ में एप्लीकेंट है वो तो लोग ही है ना। आईपीओ मतलब ही होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो पब्लिक के लिए। तो अभी लोग हमें जान रहे हैं, हो सकता है 6 महीने 8 महीने या 1 साल बाद लोग मुझे भूलना शुरू कर दें। राइट। तो अभी ये टाइम है इसको मोनेटाइज कर सके। तो एज ए एंटरप्रेन्योर बोलो, जो एक माइंडसेट था कि भाई आईपीओ अभी कर लेते हैं, फिर मोनेटाइज। मुझे आप एक बेसिक प्रोसेस बताइए। जैसे आपने बोला कि बोट कब से फंसा हुआ आईपीओ में? मुझे जाने 1-1.5 साल तो हो गया होगा। 1-1.5 साल गूगल करेंगे, ज्यादा आइडिया आएगा। मैं तो क्या बताऊं। तो काफी समय से बोट फंसा हुआ है और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज है, इवन शार्क्स की कंपनीज है जो फंसी हुई हैं आईपीओ के लिए। और आपका कहना है कि आप अपना आईपीओ उनसे पहले ले आएंगे। अब मेरा आर्ग्यूमेंट सिंपल सा दिमाग में मेरे आ रहा है कि बोट को तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, ये भी जानता है, और सारे लोग जानते हैं, हम उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। उसका क्यों नहीं आ रहा और आपका क्यों आ रहा है? प्रोसेस ऐसी क्या है जो आपने क्रैक कर ली? मैं सिंपल, जितनी बड़ी कंपनी होती है और जितनी पुरानी कंपनी होती है, जैसे बोट है तो वो कितने साल पुरानी कंपनी है? 2016 के बाद आई थी मेरे है ना। लगभग अपन देखे 7-8 साल पुरानी कंपनी हो गई। और काफी बड़ी बन गई है, तो हम सब जानते हैं। तो जितनी कंपनी बड़ी बन जाएगी उतने उसके अंदर कॉम्प्लायंसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और पुराने सारे कॉम्प्लायंसेस लगते हैं अभी तक के। अब हमारी कंपनी उतनी बड़ी है नहीं, तो कॉम्प्लायंसेस लिमिटेड है। अच्छा। तो मेरे पास तो, मैं तो 3 साल पुरानी कंपनी है, तो सारी चीजें एज इट इज रेडी है मेरे पास। मुझे डॉक्यूमेंटेशन देने 3 साल के, उनको डॉक्यूमेंटेशन देने 7 साल के। तो उनका जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं और कॉम्प्लायंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लायंसेस हैं इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करिए कि ये क्या है एग्जैक्टली। कॉम्प्लायंसेस मतलब आप डे 1 से आपके सारे रिटर्न, जीएसटी रिटर्न सही जा रहे नहीं जा रहे,
है ना। आप आपके वर्क स्पेस में अगर आप प्रोडक्शन यूनिट है तो आपने सारे लाइसेंसेस ले रखे हैं, फैक्ट्री लाइसेंस ले रखा है ना, दूसरे जो फूड लाइसेंस ले रखा है, इस तरह के छोटे 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 बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस होते हैं। अच्छा, तो ये जो कॉम्प्लाइंसेस हैं, इसके अलावा और क्या फैक्टर रहता है आईपीओ के लिए? दूसरा एक अलग अलग फैक्टर रहता है। पहचान भी कोई फैक्टर है वहाँ पे? पहचान जब आईपीओ आप लॉन्च करते हो तो उसके बाद फैक्टर बनता है। नहीं, जो आईपीओ कर रहे हैं एक कमेटी होगी वहाँ पे ऐसा कोई पहचान वाला कोई फैक्टर नहीं यार, वो तो डॉक्यूमेंटेशन ही आपकी पहचान है। उनको तो पता ही नहीं, इतने हजारों लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीजें सही है, वो अप्रूवल। तो आप वहाँ सेबी में पुराने एम्प्लॉय थे, आपसे इसको नहीं यार, मैं एम्प्लॉय नहीं था, मैं सेबी में एम्प्लॉय नहीं था, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अच्छा, मतलब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे वहाँ से रिसर्च करके, राइट? बेसिकली ओके। मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, मतलब लोग जैसे आप देखते हो लोग एडवाइस देते हैं, वो बहुत कम लोग सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, राइट? तो आईपीओ बेसिकली आप कह रहे हैं कि 6 महीने में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो आप कमिट कर दीजिए एक बार दर्शन प्रोडक्शन में 110%। 110% अगले 6 महीने में। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, ऑडियंस भी यही है, ऑडियंस भी यही है। और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ सब जगह जाके, इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग इसके बारे में बात करें। हाँ। मजा कब आएगा कि अभी लोग बोले कि यार नहीं आ सकता है, हाँ। है ना, फिर जब आएगा तो जो मजा है, जितनी ज्यादा हो सके कैसे भी लोग हमारे बारे में बात करें, वो इम्पोर्टेंट है। एक इलॉन मस्क का आपको पता, साइबर ट्रक जो लॉन्च करा था, हाँ, वो तोड़ दिया था उन्होंने, जानबूझ के उनने तोड़ा था ताकि वो फ्री मार्केटिंग हो गई। लोगों ने 2 साल तक वो बात करी, लोग इंतजार कर रहे थे कि यार इसका आएगा नहीं आएगा, बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। और ऐसे इलॉन मस्क का तो खैर काफ़ी प्रोडक्ट, जैसे जब वो स्पेस एक्स के उनके 3 लॉन्च फेल हुए थे, तब वो एक इंटरव्यू में रोए थे और वो इंटरव्यू बहुत पॉपुलर हुआ था। अच्छा, राइट। और उसके बाद जब स्पेस एक्स से ने ऊपर रॉकेट पहुंचाया और वो वापस आया, तो मतलब दैट वाज द बिगेस्ट कंपनी इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी मुझे आप बताइए सर कि बिजनेस क्या है ज़ोरको का? क्या आप फ्रेंचाइजी बेचने में डिपेंडेंट हैं? क्या आप फ्रेंचाइजी की बिक्री उसमें रॉयल्टी लेने में डिपेंडेंट हैं? क्या आप फ्रेंचाइजी वालों को कुछ बेचने में डिपेंडेंट हैं? और जो आपका मॉडल है उससे फ्रेंचाइजी वाले प्रॉफिटेबल होंगे, लॉस मेकिंग होंगे, या फिर उनका एक रेगुलर चलता रहेगा? क्या आपने सोचा क्या? बेसिकली हमारे अंदर कोई रॉयल्टी नहीं है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, यही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी। अच्छा, है ना। और दूसरी चीज, मतलब आप अपने फ्रेंचाइजी ओनर से कोई रॉयल्टी नहीं लेते, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेते हैं। अच्छा, है ना। तो पहली चीज तो वो तो है ही नहीं, और दूसरी चीज हमारी रेवेन्यू का खाली 20% जो सोर्स है वो फ्रेंचाइजी से, 80% जो है वो रॉ मटेरियल से आता है। और ये रॉ मटेरियल में क्या क्या है? हाँ, जैसे सॉसेस हो गए, सिरप्स हो गए, प्रीमिक्सेस हो गए। मैं तो बोलता हूँ आप अभी सूरत आए हो तो अपन चलते हैं आउटलेट पे, मैं आपको टेस्ट भी करवाएंगे और मैं आपको सिरप वगैरह कैसे आते हैं हमारे वो भी दिखाऊंगा। टोटली वो बेटर रहेगा। तो वो जो रॉ मटेरियल है, हाँ, आप मान लीजिए मसाले हैं इस तरह। हाँ, मान लीजिए कि एक एवरेज एक फ्रेंचाइजी की सेल्स कितनी एक महीने की? 2.5 से 3 लाख रुपए सेल्स रहती है। 3 लाख मान लीजिए। हाँ, 3 लाख। एक 3 लाख वाली फ्रेंचाइजी को आप एक महीने में कितना रॉ मटेरियल भेजते? तकरीबन लाख रुपए के आसपास। लाख रुपए का रॉ मटेरियल। और इस रॉ मटेरियल से आपका प्रॉफिट? हमारा 14% पैड बचता है, 14,000 रुपये उसमें लास्ट नेट हमको बचता है। तो ऐसे करके आपके अभी 160 फ्रेंचाइजी हैं? हाँ बिल्कुल है। 160 से ज़्यादा है? कितनी है? 165 है। 165 है। 165 प्लस लिखा है आपकी वेबसाइट में। उतनी फ्रेंचाइजी से आप बेसिकली हर से मान लो कि 14,000 रुपये महीने की ऐसी आपकी इनकम चल रही है, जो आपका 80% ऑफ द रेवेन्यू। हाँ बिल्कुल है। और आप इसी मॉडल पे आगे काम करना चाहते हैं? हाँ, बस यही मॉडल। आपने कोई रॉयल्टी नहीं लेंगे, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेंगे, कोई नाम के ऐसे नहीं है कि हम लोग 6, 7, 8 लाख रुपए लोग चार्ज करते हैं। हमारा मॉडल इतना अफोर्डेबल है, 8-9 लाख रुपए में कोई इंसान अपनी फ्रेंचाइजी शुरू करना चाहे ज़ोरको की तो कर सकता है। अगर वो खुद भी कैफे डालता तो भी 8-9 लाख रुपए का उसका शायद निवेश होता। हाँ। अगर उसको लगता है उसमें भी 8-9 लाख हो रहे हैं और ज़ोरको की फ्रेंचाइजी लेके भी 8-9 लाख हो रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी इट्स जस्ट अ बेटर ऑप्शन। हाँ, है ना, एक बेटर ऑप्शन वो सामने वाले का चॉइस है। बट हमने मॉडल ऐसा रखा 8-9 लाख रुपए में धंधा शुरू हो सकता है। 8-9 लाख में धंधा शुरू करो, बिल्कुल, जिसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? बेसिकली 8-9 लाख रुपए में तो पूरा आउटलेट रेडी हो जाता है। राइट। हाँ, उसमें से 4 लाख रुपए हमारी
फीस होती है, फ्रेंचाइजी फीस होती है। फ्रेंचाइजी फीस भी नहीं बोलेंगे उसको, हाँ। उसके अंदर फ्रेंचाइजी के साथ साथ हम फर्स्ट टाइम का 400 kg रॉ मटेरियल, किचन की 50+ एक्सेसरीज, 50,000 रुपीज़ की मार्केटिंग, अच्छा। फिर POS सॉफ्टवेयर, जुर्को की टी शर्ट, कैप, प्रॉप, ट्रेनिंग 2 टाइप की, एथिकेट ट्रेनिंग, सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। ये ट्रेनिंग में क्या होता है? 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। किचन ट्रेनिंग, आपको कस्टमर को जो जो आइटम ऑर्डर आती है वो बना के उसकी SOPs सिखाई जाती है। तो जो आउटलेट्स में चीज़ें आप भेजते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए, सर्व करने के लिए किसी शेफ की भी ज़रूरत पड़ती है? कोई भी प्रोफेशनल शेफ की ज़रूरत नहीं है हमारे मॉडल में। शेफलेस किचन मॉडल है, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी USP है। अच्छा। शेफलेस इज जैसे आप मैगी बनाते हो, ठीक है, आप बनाओ, मैं बनाऊँ या कोई भी बनाए, हाँ, है ना, उसमें कोई मतलब टेस्ट में या कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा, आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई प्रोफेशनल शेफ की ज़रूरत है नहीं। हमने हमारी सारी SOPs ऐसे डिफाइन कर दी है कि इसमें किसी भी प्रोफेशनल शेफ की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। जैसे बर्गर है तो पैटी रेडी है, बन रेडी है, सॉसेस रेडी है, असेंबल करो। गजब। अच्छा, आपने जब ये किया तो मतलब 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, आपने बताया कई बार, 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट की SOPs रेडी करने के लिए आपको मतलब कैसे? इसमें ये पता है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव सबसे बड़ा बेनिफिट है। अच्छा। कैसे बेनिफिट है? कोई हमको ट्राई करके हमारे जैसे प्राइसिंग भी रख दे, हाँ, है ना, हमारे ऐसा शुरू भी कर दे, हाँ, है ना, तो भी हमको वो वहाँ पे बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो 80 प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, हाँ, और 80 प्रोडक्ट बनाने जाएगा तो उसको 5-6 आदमी रखने पड़ेंगे, हाँ, है ना। हमने हमारी जो इन्वेंट्री है, मिनिमम इन्वेंट्री में मैक्सिमम आउटपुट, वो कैसे कर सकते हैं? और ये मैक्सिमम सच में बहुत मैक्सिमम है, 80 प्रोडक्ट। तो आपने जब ये डिजाइन, अभी तो 100 हो गए हैं, अभी आपको आउटलेट चलोगे तो दिखाएंगे। आप जब ये बैठे डिजाइन करने, हाँ, ठीक है, तो किसकी मदद लिया आपने? क्योंकि इसके पहले आपका फूड बैकग्राउंड तो नहीं था, राइट? आपका इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड था, तो ये किसने मदद किया? कस्टमर ने। कस्टमर ने? हम हमेशा कस्टमर की सुनते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, अपन पूछते हैं कि भाई सर मैं आपको कैसा लगा, क्या लगा, फीडबैक लेते। हमने लिए, बहुत लोगों के फीडबैक लिए, बट उससे उतना इंडियन कस्टमर इतने अच्छे हैं कि वो ऐसे डायरेक्टली बोलते नहीं है, राइट? हाँ। तो बोले कैसे पता लगाया जाए, तो हमने एक चीज़ नोटिस करना शुरू करा, जो भी हमारे यहाँ आते हैं लंच के लिए, डिनर के लिए, स्नैक्स के लिए, वो अपनी थाली में जूठा क्या छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा। हमारा ऑब्जर्वेशन वहाँ था, हाँ, कि इंडियन कंज्यूमर अगर पैसा दे के भी अगर जूठा छोड़ के जा रहा है, हाँ, मतलब छोड़ के जा रहा है, हाँ, तो यार सच में खाना फिर सही नहीं होगा, राइट? क्योंकि पैसा देने के बाद वो खाता है कैसे भी हालत में, पेट भर गया तो, हाँ, भी वो फिर भी वो छोड़ रहा है, मतलब यार कोई गड़बड़ है। हाँ। तो हम स्टार्टिंग में ये करते थे, सब कस्टमर को पूछते थे कि उसने मानो कोई चीज छोड़ी है, हाँ, तो बोलते सर आपने ये क्यों छोड़ा, हाँ, तो बोलता था कि यार मेरा पेट भर गया, मैंने सोचा नहीं था इतना क्वांटिटी आएगा, हाँ, हम बोलते यार आप पार्सल करवा सकते हो, हाँ, तो कुछ लोग पार्सल करवा लेते थे और कुछ लोग बोलते थे कि यार ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, हाँ, 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 कस्टमर बताते गए और हम उसको इम्प्रूव करते गए। और आप यही पास वाली फ्रेंचाइजी में सब कुछ कर रहे थे? हाँ हाँ, ये हमारा फर्स्ट पहला ओन्ड आउटलेट था। ये कितने साल आप लोगों ने इसमें रिसर्च? ये एक साल हमने पूरा इसको लर्निंग किया। तब तक आपकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं, और फ्रेंचाइजी वर्ड का मीनिंग तक नहीं पता था। क्या मीनिंग नहीं पता था? मतलब फ्रेंचाइजी कैसे क्या चलती है सुना हुआ था, हाँ, फ्रेंचाइजी जिससे अभी अपन बात कर रहे हैं, बहुत ऑडियंस ने भी सुना होगा, लेकिन हाँ, पता नहीं होता फ्रेंचाइजी होता क्या है। हाँ, हमने सुना था लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था फ्रेंचाइजी क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं आइडिया। क्या बात है। 1 साल तक चलते गए, फिर थोड़ा सा आजू बाजू एरिया में हमको लोग जानने लगे, तो लोगों ने हमको बोला कि हमें आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है। क्या बात, आपके पास लोग खुद पहुंचे? यस। आपने, मुझे बताइए, जब आपने पहली फ्रेंचाइजी बेची, हाँ, वो फ्रेंचाइजी आपने अप्रोच की लोगों को या लोगों ने? लोगों ने यार, हमको तो पता ही नहीं था ना फ्रेंचाइजी होता क्या है टेक्निकली। अच्छा, तो ये मॉडल तभी आपने डिफाइन किया पूरा? नहीं, फिर हाँ, फिर इंक्वायरी आई, हाँ, तो पहले तो हम लोगों ने ऐसा समझा कुछ होता होगा, हाँ, फिर जब वापस रेगुलर लोग बोलने लगे तो हमने रिसर्च करा। अच्छा। तो जितने भी फ्रेंचाइजी है इंडिया में, हाँ, सबको हमने कॉल लगाया। अच्छा। हाँ, कि भाई हमको आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है, आप समझाओ क्या होता है। हाँ। तो वहां से फिर हमने थोड़ी लर्निंग ली। हाँ। फिर हमने देखा यार सब फ्रेंचाइजी में एक प्रॉब्लम है कि वो सब रॉयल्टी चार्ज करती है, प्रॉफिट शेयरिंग लेती है। हमने बोला वो सब हमको नहीं करना है, हम कुछ अलग करेंगे तभी तो कस्टमर तक ज्यादा पहुंचेंगे, राइट? तो फिर हमने वो रॉयल्टी प्रॉफिट शेयरिंग हटा के एक मॉडल डेवलप किया और फिर फ्रेंचाइजी देना शुरू करा। मैं आपसे जो क्वेश्चन पहले पूछा था वही अभी भी पूछ रहा हूँ कि 80 प्रोडक्ट की SOP मैं, अच्छा आप ये बताइए कि आप रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं जी। रॉ मटेरियल में आपने 1 किलो टिक्की ऐसी चीज़ें सप्लाई, जैसे 10 किलो बन, ये सप्लाई किया, राइट?
मैं जानना चाह रहा हूँ कितने प्रोडक्ट हैं जो आप सप्लाई करते हो, कितने प्रोडक्ट से बन के 80 चीज़ें तैयार हो जाती? 33 से 34 प्रोडक्ट है। 33 से 34 प्रोडक्ट से ये अभी तो 100 हो गए हैं, हाँ। 100 आइटम्स बन जाती है। 33 से 34 में 100 बन जाते हैं। हाँ, ये बहुत कमाल की बात है। और ये जो है इसके लिए अलग टीम है आपकी जो बैठ के फूड डिसाइड करती है, मेन्यू डिसाइड करती है, मेन्यू डिजाइन। अब पहले हम ही करते थे, बट अभी टीम है। तो डे 1 को जब आपने पहली फ्रेंचाइजी बेची थी, तब आपने जो मेन्यू साइंस होती है उनको बुलाया था? नहीं, कुछ नहीं, खुद से कर रहे थे आप? यार अपन 10-15 आप कैफे विजिट करो तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और 1 साल हमने रन किया ही था कैफे, तो हमको बड़ा बहुत आइडिया, ट्रायल एंड एरर ऐसे करके जो हमको अच्छा लगा उस हिसाब से बना दिया। और मेन है कस्टमर की सुनते हैं, कस्टमर की सुनते हैं तो कुछ ना कुछ। तो आप लोगों ने फ्रेंचाइजी बेचना शुरू की, पहली फ्रेंचाइजी का ऑफर आपको सामने से आया। फर्स्ट फ्रेंचाइजी कैसे बेची आपने उसको? तभी ये पूरा जो मॉडल अभी आप बता रहे हैं तभी तैयार कर लिया था पहली फ्रेंचाइजी बेचते समय? उनने बोला, फिर हमने बोला कि यार हम रिसर्च करते हैं, बताते हैं। तब तक ज़ोरको की वेबसाइट वगैरह थी? हाँ, वेबसाइट थी। वेबसाइट तो फर्स्ट दिन से बना दी। वेबसाइट, गूगल में बिजनेस का पेज होगा, इंस्टाग्राम होगा? इंस्टाग्राम भी था, इंस्टाग्राम लेकिन एक्टिव नहीं थे हम। इंस्टाग्राम बना गया था, फेसबुक भी बना दिया था, बट इतने एक्टिव बिल्कुल नहीं थे। कितने फॉलोअर कितने थे? 200-300 ऐसे? हाँ, उतने होंगे। 100 भी हो, 100-150 भी हो गया, बट उसमें एक्टिव बिल्कुल नहीं थे। मतलब 3-4-5 दिन में पोस्ट करते थे। ये वाली फ्रेंचाइजी आपकी पूरी बस वॉक फुट इन से चली है कि लोग आए, खाए, वर्ड ऑफ माउथ, इससे हुआ है। लोकेशन भी बहुत बढ़िया, लोकेशन बढ़िया। और जो आपकी पहली फ्रेंचाइजी आई थी वो भी वर्ड ऑफ माउथ के कारण ही आई होगी? हाँ, बिल्कुल 100%। क्योंकि आप समझिए, किसी का एक आउटलेट है, तो अगर मैं जाके किसी को अप्रोच करूं कि मेरी फ्रेंचाइजी ले लो, तो वो बनेगी नहीं। वो बोलेगा यार आपका खुद का एक आउटलेट है। असल में फ्रेंचाइजी बेचने में यही एक बड़ा चैलेंज है। फ्रेंचाइजी बेचना जो वर्ड है ना वो गलत है। फ्रेंचाइजी बेचने का कभी होता ही नहीं। अच्छा, कस्टमर को पसंद आता है तो वो खुद आपके साथ जुड़ना चाहता है, इतनी सी बात है बस। ये फूड बिजनेस में ही है या किसी और प्रोडक्ट बिजनेस में ही है? हम लोग फूड प्रोडक्ट में ही है। आप अगर किसी दूसरे बिजनेस वाले को एडवाइस दे रहे हैं, मान लीजिए मेरे चश्मे की दुकान है, मेरी चश्मे की दुकान का टर्नओवर 3-3.5 लाख रुपए महीने का है। ये चश्मा मैंने वहीं से खरीदा, मान लीजिए मेरे दोस्त की दुकान है। तो वहां की फ्रेंचाइजी अगर मैं बेचना चाहूँ तो उसको क्या करना चाहिए? आप बेचना चाहोगे तो नहीं बिकेगी। कस्टमर खुद ही आएंगे तो ही, क्योंकि वो अगला इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको खुद को सब समझ में आएगा, तभी वो आप पे निवेश करेगा। राइट। और दूसरी चीज, हम लोग तो अभी सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। जितने भी फ्रेंचाइजी, अगर 150 आउटलेट जो भी खुले हैं, वो 150 आउटलेट तो बिना सोशल मीडिया पे आए हुए खुले। वही मैं जानना चाह रहा हूँ। हमारा तो कोई सोशल मीडिया या उस पर तो कोई एक्टिव वाला तो बात ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो कैसे होगा कि भाई कस्टमर आपसे जुड़ते हैं, हाँ। तभी वो चीजें बात बनती है। क्या बात है। अच्छा, जब आपने पहली फ्रेंचाइजी बेच दी, फिर दूसरी बेची होगी, फिर तीसरी बेची होगी, जब आप ये फ्रेंचाइजी बेच रहे थे तब आप दुकान में कितने प्रोडक्ट रखते थे? आउटलेट में कितने प्रोडक्ट रखते थे? तब भी 60-70 तो थे ही। 60-70 प्रोडक्ट तो पक्के थे। तब आपकी एसओपीज आपने बना ली थी तब? हाँ, 1 साल लगा एसओपी बनाने में, बट एसओपी 1 साल बाद जब हमने फर्स्ट फ्रेंचाइजी शुरू करी तो उस तम सब पूरी एसओपी वगैरह बना के वो फर्स्ट फ्रेंचाइजी शुरू करी। अच्छा, राइट। तो आपकी एसओपीज बनी थी। पहली फ्रेंचाइजी आपकी कहाँ खुली? उधना के अंदर। उधना कहाँ है? ये सूरत में ही है। सूरत में ही है। मतलब कितने किलोमीटर दूर होगा यहाँ से? यहाँ से होगा आई थिंक 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, 10 किलोमीटर। फिर दूसरी भी सूरत में ही थी? दूसरी भी शायद सूरत में थी। और उसके बाद आप धीरे धीरे करके आपको खुद से ही ऑफर आ रहे थे सामने? खुद से ही आने लगे। फिर आपने शार्क टैंक में बोला था कि जो हमसे बार बार रिवर्स डिलीवरी कराता था, वो शुरू करा हमने 25 आउटलेट के बाद। 25 के बाद शुरू? 25 के बाद। तब तक तो हमारे पास ये चीज वो था ही नहीं, क्योंकि 25 तो बहुत फास्ट गई। ये ऐसे कैसे हो गया कि लोग आपके, क्या गुजराती लोग इतना धंधे में विश्वास करते हैं कि गुजराती लोग पूछते रहते हैं भाई कि ये फ्रेंचाइजी खोल लो, ऐसा कुछ है? क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। खाना पीना कैसे, हमारा जो मॉडल था, हाँ। वो जैसे मैंने आपको बताया, हम ऐसा कोई एक्स्ट्रा वेकेंट चार्ज कर ही नहीं रहे थे। हाँ। अगले को धंधा चालू करना है, हाँ। वो ये सोचता है कि मैं 8-9 खुद का कैफे शुरू करूंगा तो भी 8-9 लाख लगेंगे, ज़ोरको की फ्रेंचाइजी ले लूं, हेल्प बहुत मिल जाएगी, एसओपीज मिल जाएगी। एटलीस्ट अगर जैसे मुझे खुद को भी मेन्यू डिजाइन करना है तो मुझे 10-12-13 जगह टेस्ट करूंगा, फिर रेसिपी बनाऊंगा। कुल मिला के दिमाग कम लगेगा। और फ्रेंचाइजी भी खुल जाएगी, ब्रांड पहले से बना हुआ है, लोग
शेफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो शेफ गया। का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है जो हमने प्रॉब्लम फेस करी है वो प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करके हमने फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करा है। क्या बात फिर जब 25 खुल गए फिर हमने तब तक तो हम सॉफ्टवेयर पे नंबर लेते थे बट इतने नहीं लेते थे। फिर हमको समझ में आया यार ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है वो आप कहीं पे भी जाते होंगे ना तो आपसे लेते हैं नाम नंबर। हाँ। फिर हमको समझ में आया कि ये चीजें इस तरह से चलती है। फिर हम देखते थे कि हमारे लॉयल कस्टमर कौन है। फिर हमने देखा जो हमारे लॉयल कस्टमर है वो ही ज्यादातर फ्रेंचाइजी ओनर्स बनते हैं। अच्छा। तो फिर हमको ये पैटर्न समझ में आया, फिर हमने उनको अप्रोच करना शुरू करा। ये इस तरह से बात बने। ये जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं ये कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं? कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे केस में कॉलेज स्टूडेंट्स और जो कॉर्पोरेट जॉब्स में है वो है। ऐसा कभी हुआ है कि कोई जॉब छोड़ के फ्रेंचाइजी शुरू कर रहा है? हाँ, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हाँ, और हस्बैंड वाइफ भी ऐसे होते हैं जो 2 हस्बैंड वाइफ है और उनका ऐसा ड्रीम था कि हम अपना छोटा सा कैफे शुरू करेंगे। वो रहता है घर वाले है ना, वो अभी घर से दूर रह रहे हैं तो अब वो कैफे शुरू कर रहे हैं। ये होता है। क्या बात है, मतलब काफी अच्छा लगता है, प्रॉमिसिंग लगता है उनको, तब वो आते हैं। राइट। सबसे बड़ी चीज यही है ना कि हम उनसे ऐसा कोई चार्ज ले ही नहीं रहे कि उनके रिस्क फैक्टर हो, उनको रिस्क नहीं लग रहा। वो आपको फूड बिजनेस चालू करना ही था, राइट, 100% था आप करने वाले हो। अगर जोर को ना होता तो भी आप करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन आ गया और आप पैसे भी आपने 8-9 लाख का बजट या 10 लाख का बजट लेके बैठे हो। अब आपके सामने जोर को आ गया तो आप बोलते हो यार 8-9 लाख तो मैं खुद भी लगा ही रहा था, उससे जोर। अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर आप इतना कर रहे हैं इसको तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा, क्या वो ही जोरको की फ्रेंचाइजी लेता है जिससे फूड बिजनेस में घुसना था, उसका माइंडसेट था, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता है मुझे पैसे कमाने अरे चलो जोरको भी एक अच्छी चीज, ऐसा क्या है? हमारा जो मॉडल है उसमें फूड ट्रेनर का मॉडल है। मतलब जिसको इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाना है उसके लिए तो आईपीओ आ रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन जिसको फूड में इंटरेस्ट है, खुद फूड ही है, वो बैठ सकता है, उसके लिए हमारा मॉडल है। आपने जब शुरू 2, 4, 5, 10 फ्रेंचाइजी बेची तो आपने किसी कॉलेज स्टूडेंट से ऐसे बात की? हमने फ्रेंचाइजी नहीं बेची, हमने फूड ट्रेनर बनाया। वेरी सॉरी अगेन। जब आपने, क्या है, इतने साल से फ्रेंचाइजी इतना हम लोगों ने रिसर्च की है कि वो दिमाग में बैठ गया है कि लोग फ्रेंचाइजी बेचते हैं, पैसे लेते हैं। सॉरी, इतने साल में आपने जितनी भी फ्रेंचाइजी खुलवाई हैं, जिनकी भी मदद की है, जब आप किसी की मदद करने जाते हैं तो ऐसा हुआ है कि वो कह रहा है कि मुझे कोई रोज़गार चाहिए है या ऐसा चाहिए, तो आपने एडवाइस किया हो, या फिर वो आपके पास आता है सीधा बोलता है कि मुझे फ्रेंचाइजी खोलनी है, उसका माइंडसेट क्या होता है? क्या उसको फूड का बिजनेस करना होता है? उसको फूड का बिजनेस करना होता है। हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं फूड का बिजनेस करना चाहते थे, और वो हमने किसी को, आप चश्मे की दुकान खोल रहे हो और हमने आपको फूड में ये किया, तो वैसा काम करना मतलब संभव नहीं है, क्योंकि आपका माइंडसेट होगा मुझे फूड का काम करना है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना। ऐसा तो है नहीं 80-90 रुपए की प्रोडक्ट है ना, आप 8-9 लाख रुपए का निवेश कर रहे हो तो कम से कम आपका माइंडसेट होगा, तभी आप करोगे। इम्पोर्टेंट है। राइट। और अभी जब आपने 150 फ्रेंचाइजी बना ली, उसके बाद आप शार्क टैंक में गए। हाँ, ये फॉर्म कब भरा आपने शार्क टैंक का? ये हमने यार 4-6 महीने पहले भर दिया था। नवंबर में शूट हुआ है शार्क टैंक, नवंबर 2023 में शूट हुआ है। हाँ, शूट तब हुआ, उससे आप 6 महीने पहले, 4-6 महीने आई गेस। आपने फॉर्म भरा, फिर जो बेसिक प्रोसेस होती है वहाँ से मेल आया। हाँ, मेल आया, फिर सेकंड फॉर्म आता है। हाँ, फिर उसके बाद पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। है। हाँ, अच्छा, ये पीआई कौन करता है? ये उनकी टीम के मेंबर्स होते हैं, प्रोडक्शन हाउस वाले होते हैं। फिर वहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया और उसके बाद आप पहुँचे शार्क टैंक। बिल्कुल। डेट याद है आपको, आप शार्क टैंक की पिच देने जा रहे थे? नहीं यार, डेट याद नहीं है। नवंबर की बात है। हाँ, आई थिंक नवंबर ही था। बैक स्टेज होता है नवंबर। हाँ, नवंबर एंड था या नवंबर एंड था? राइट, एंड था कुछ ऐसा बैक स्टेज टाइप का, याद नहीं है मुझे एकदम, नवंबर या नवंबर एंड कुछ तो था। तो ऐसा कुछ बैक स्टेज टाइप का होता है वहाँ पे जहाँ आप बैठे हो, नर्वस हो कि शार्क टैंक की पिच होने वाली, ऐसा कुछ? नहीं यार, बहुत मजा आता है। अच्छा, स्टार्टिंग के लिए हाँ थोड़ा सा ये रहता है, जो पिच बोलनी होती है 2-2.5 मिनट की, जो आपने बहुत एंथुसियाज्म से तैयार करके, उसके लिए प्रिपरेशन रहती है। बाकी चीजें तो जैसे आप मुझे सवाल पूछ रहे हो वैसे नॉर्मल है। तो आपके साथ कोई बैक स्टेज में था? कौन था बैक स्टेज में? मेरे साथ एक वी हेयर वाले थे। अच्छा, वो कान वाला एक आया था ना। हाँ, वो थे। फिर वो हनी ट्विक्स वाले थे। अच्छा। फिर एक और एक स्टार्टअप था यार, उनका अभी तक शो आया नहीं है, आने वाला होगा। उनका नाम अभी बता नहीं सकते, अभी भी एपिसोड्स चल रहे हैं, आ रहे हैं। तो
ये सब आप थे, आप गए बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज में, दरवाज़ा खुला, शार्क्स के सामने आप पहुंचे, आपने अपनी कमाल की इतनी, आपकी पिच में बहुत एंथुसियाज्म था, मतलब वीडियो भी देखो ना, लैपटॉप में अगर बड़ी स्क्रीन में थोड़ा लगा के देखो तो लगता है यार एनर्जी आ गई है। तो ये एनर्जी आपके बिजनेस को लेके पैशन से आती है, किस चीज़ से आती है, या फिर आपने सोचा कि यार मैं टीवी में मुझे अच्छे से बोलना, क्या सोचा, क्या आपने माइंडसेट क्या था आपका? मतलब मुझे भी नहीं पता चला कि वो इतना, जब मैं आया तब मुझे भी जैसे आप बता रहे हो वैसे लोगों के कमेंट पढ़ के या लोगों से पता चला कि अच्छा आपकी स्पीच बहुत एनर्जेटिक थी। अच्छा, हाँ। तो आपको मतलब मैं तो नहीं थी? अपने आप को जैसे प्रेजेंट कर सकता था बेस्ट वैसे मैंने प्रेजेंट किया। हाँ। बट मेरे ऐसा नहीं था कि यार एनर्जी है या वो होने के बाद मुझे पता चला अच्छा ये वैसे हुआ है। कमाल की बात। जैसे आप लोग भी कोई वीडियो बनाते हो तो होता है जब बनने के बाद आपको पता चलता है, कमेंट से पता चलता है फिर कि यार ये ऐसे बना है, इस वीडियो में ये चीज बहुत फनी बोल दी है, वो उस समय पता नहीं होती है। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो फिर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा शार्क टैंक का? मेरा तो एक्सपीरियंस यार बहुत बढ़िया था, वंस इन अ लाइफटाइम एक्सपीरियंस होता है। पूरे शार्क सामने बैठे थे? हाँ। तो कौन सा शार्क आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था? रितेश अग्रवाल बेस्ट। आप तो ओयो में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। ओयो में इन्वेस्ट भी करने और ओयो प्रोडक्ट ही ऐसा, एक बार यूज कर लो तो उनके फाउंडर डेफिनेटली पसंद आ जाएंगे। तो क्या हुआ था तभी ओयो के इन्वेस्टमेंट में आपने क्यों नहीं कर पाया फिर इन्वेस्टमेंट? अरे उस समय उनको ऐसा लगा, जो मैंने मील वगैरह करी थी आपने शायद देखा भी होगा। हाँ ना, आपने वो दिखाया था टीवी में। तो उनको शायद उस समय नहीं बात बनी होगी, मतलब ऐसा लगा होगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हाँ इस तरह से। तो तभी आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए। फिर आपके सामने रितेश अग्रवाल थे और वो आप पे इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, पर चीज छूट गई। कैसे, क्या हुआ? बेसिकली देखिए धंधा जो होता है ना वो कमिटमेंट पे होता है। अगर हम 1% इक्विटी अगर आपको कमिट कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमको कमिटमेंट दे आवर्स का। ठीक है। बेसिकली ऐसा हुआ था कि हम 150 करोड़ की वैल्यूएशन लेके गए थे। उनने वैल्यूएशन दी 20 करोड़ की। है ना, तो हमने उनको पूछा कि भाई ऐसे वैल्यूएशन क्यों कम दी? उन्होंने कहा हम सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब पैसे नहीं दे रहे, उसके साथ मेंटरशिप भी देंगे। जो आपने सुना होगा और भी पिक्चर्स को बोलते। तो फिर मैं और भाई बाहर गए और हमने बात करी कि अच्छा ये मेंटरशिप का बोल रहे थे, इनसे पूछते कितने घंटे मेंटरशिप दोगे। तो दिस इज हाउ मतलब आवर्स वाला पिक्चर में आया। फिर हमने उनको पूछा अच्छा आप मेंटरशिप दोगे तो कितने घंटे की दोगे? तो वहां से बात करनी शुरू हुई। फिर हम नेगोशिएट 50 घंटे हमने उनसे मांगे। फिर नेगोशिएशन करते करते 25 घंटे आई थिंक एग्री हो गए थे। रितेश भाई एग्री हो गए थे 20 घंटे देने के लिए। तो फिर अमन ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं कमिट नहीं कर पाऊंगा। तो हमने बोला यार हम इक्विटी का कमिटमेंट कर रहे तो आपसे भी ये तो अनफेयर है, सिंपल सी बात, अनफेयर है। धंधा कमिटमेंट होगा। अगर या मैं ऐसे बोलूं कि आप मुझे टाइम स्पेंड दो, फिर मैं देखूंगा मेरे को 1% देनी है कि नहीं देनी है, तो ये गलत है। तो इस तरह से वहां पे डील कैंसिल हुई। मतलब फिर तो सबने देखा जो भी हुआ। तो मतलब जब आप बाहर जा रहे थे तो आपको लगा कि कुछ बुरा हो गया, डील कैंसिल हो गई है? नहीं, उदास थे आप? नहीं उदास नहीं था, मेरे को तो यही नहीं पता चला कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। बेसिकली क्या हुआ वो इतना समझ में आया, बट वो ऐसा अमन ने अचानक से ऐसे चेक फाड़ दिया। वो क्या हुआ? अच्छा, वो भी थोड़ा ऐसे स्टंट्स करते हैं जिससे चीजें वायरल हो, वो भी उनकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है। आपको ऐसा लगा कि आपसे किसी शार्क ने रूडली बात की? नहीं लगा? रूडली नहीं करी। और सबसे बुरा कोई नहीं लगा? मेरे केस में कभी भी किसी ने रूडली बात करना या वैसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस रहा मेरा और मेरे भाई का, दोनों का बढ़िया रहा। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, शार्क्स थोड़ी बुरी तरीके से बात वो करते हैं, वो अपन देखते बहुत लोगों से। अश्नीर के टाइम पे तो बहुत था। आपको क्या लगता है? टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको क्या लगता है? अगर आप अश्नीर ग्रोवर बहुत अच्छे लगते, अगर आप अश्नीर के सामने होते तो वो आपको क्या बोलते? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है अश्नीर इन्वेस्ट करते। ठीक है। तो शार्क टैंक के बाद आप पता चला कि आपको 14,000 एप्लीकेशंस पूरे इंडिया से, इतनी सारी फ्रेंचाइजी। बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगा कि इतनी सारी फ्रेंचाइजी हैं, एक फ्रेंचाइजी बेच के आप लोग 1.5 लाख रुपए तो कमाते होंगे, तो आप 14,000 फ्रेंचाइजी बेच दे, पैसे ही पैसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं लगा? नहीं, एप्लीकेशन आई है, उसमें क्या होता है ना, जैसे शार्क टैंक लोगों ने देखा, आपने भी देखा है ना, तो आपको एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई मुझे जुर्को के बारे में जानना है। अच्छा।
तो आप जानने की वजह से कि मॉडल कैसा है क्या है और डिटेल में जानने की वजह से आप एप्लीकेशन डालते हो। 14,000 जो है ये एप्लीकेशन, उसमें से ज्यादातर लोग तो जानकारी के लिए भी आते हैं ना। आप कोई भी प्रोडक्ट को नेशनल टेलीविजन पे देखते हो, चाहे शार्क टैंक की हमारी हो या कोई भी पिच हो, आप मैक्सिमम टाइम क्या करते हो कि उसके बारे में आप सर्च करते हो, उसकी वेबसाइट देखते हो, चीजें जानकारी कोशिश करते हो कि क्या है क्या नहीं है, मैं समझूं, मैं जानूं। आपने देखा होगा अचानक से लोगों की वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाती है, बिल्कुल क्रैश हो जाती है, आपकी भी हुई शायद। हमारे नॉर्मली 400 विजिटर आते थे, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट थी, वहां से कुछ सेल 40,000 विजिटर आए उस हफ्ते में। ओके, जैसे ही वो लाइव हुआ उसका, लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है मैं जानूं, ज़ोरको क्या है मैं जानूं। तो वो 14,000 जो जिन्होंने फॉर्म भरे, जिन्होंने नाम नंबर वो दिए, उनको जानना था कि इनका कैसे क्या SOPs है, कैसे क्या वर्क करता है। और उसमें से 1,000-2,000 लोग तो ऐसे होते हैं जिनका खुद का फूड बिजनेस है। अच्छा, वो तो सिर्फ जैसे आपने किया था, दूसरे हमने जैसे किया था वैसे सामने वाला भी जाने जाता है, ओके है। तो सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। आपकी आउटलेट्स पे सेल बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। जो उसके बाद का जो संडे था उसमें ऑलमोस्ट डबल सेल हो गई। अच्छा, एक संडे की आपकी कितनी सेल थी उसके पहले? डिपेंड करता है आउटलेट टू आउटलेट है। ये वाले अपने आउटलेट की? अपने आउटलेट पे तो यार बहुत बढ़िया सेल होती है। नंबर्स नहीं बोलते आप इस आउटलेट की? अच्छी थी, बस अच्छी थी, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें कि मेन जो फ्रेंचाइजी मॉडल है जितना भी पूरी दुनिया में चल रहा है, आप मैकडी ले लो, KFC ले लो, कुछ भी ले लो, मेन इन लोगों की कंपनी का एक कल्चर होता है। आप एप्पल भी ले लो, एप्पल की भी हर एक आप स्टोर में जाओगे आपको सेम तरीके के लोग दिखते, अलग अलग है पर बात सेम ही तरीके से करेंगे। उनका ऐसा लगता है कि CEO ने जो विजन सोचा था वो कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के मुंह में दिख रहा है, राइट? दिस इज कंपनी कल्चर। गूगल की भी एक अलग से किताब है, कल्चर कोड, राइट? तो आप ऐसे क्या कर रहे हो आप कि आपकी कंपनी का एक कल्चर बिल्ट हो रहा है जो आप इस आउटलेट में खुद करते हो, वो पूरी इंडिया में या पूरी दुनिया में जितनी भी आउटलेट खोलेंगे उसमें वो लोग करेंगे, लोग बोलेंगे। आप ऐसा क्या कर रहे हो? SOPs बनाते हैं, ठीक है। मतलब इंसान SOPs इतनी आसान बना दो कि सामने वाले को बस झट-फट काम हो जाए। हाँ, तो SOPs पे काम मैक्सिमम लेवल पे किया हुआ है। और हमारे जो बैकएंड टीम है उनको हम बेनिफिट्स बहुत सारे देते हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सूरत या गुजरात में ऐसे कोई बेनिफिट्स देते होंगे। मैं आपको कुछ बेनिफिट्स दिखाता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। ये देखिए, ये जो हमारे टीम मेंबर के बेनिफिट्स होते हैं ये आप खाली देखिए। प्रोफेशनल फोटोशूट ऑफ एम्प्लॉयज, फ्री मूवी टिकट्स एवरी 3 months, opportunity to get 12% returns interest for saving, family dinner sponsored by company for employees, family 6 to 5 members, flexible working hours and workplace, 1 day menstrual paid leave for female employees, opportunity to invest in companies shares today at 25% less market value till IPO, anytime 50% of dine-in at any Veshu outlet। अच्छा, इतने सारी आप चीज़ें और भी पढ़े आपने? अरे और भी हैं अभी। 1 year बेनिफिट, इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर 2-wheeler, वेकेशन पैकेज ऑफ 3 nights 4 day to Goa for 2 people, फ्री वर्क पार्क कूपन once a year 2 person, फ्री एनुअल मेंबरशिप ऑफ Amazon एंड Netflix, क्या बात है, गेटिंग अ पिलग्रिम टिकट टू एम्प्लॉयज पेरेंट्स नियर टू होम टाउन, फ्री जिम मेंबरशिप, हेल्दी भी रहे लोग, फ्री वाउचर्स फॉर फूड, शॉपिंग, ग्रोसरी, मोबाइल रिचार्ज एंड अदर, और हेल्थ इंश्योरेंस। इतनी सारी चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ को, ये आप सूरत गुजरात में ट्राई कर लो, मुझे बाहर का पता नहीं, यहाँ का मैं बोलता हूँ। इतने बेनिफिट्स कोई नहीं देता। तो आप ये सबको दे रहे हैं जितने फ्रेंचाइजी? नहीं, ये हम हमारे बैकएंड की जो टीम है उसको सबको, राइट? तो मैं ठीक है, बैकएंड की टीम को आपने इतनी सारी चीज़ें दी। बैकएंड की टीम इज लाइक योर फैमिली मेंबर नाउ। यस, डेफिनेटली। आप एक दिन बात करते हैं आप उनसे दोस्त की तरह, फैमिली की तरह, दे आर योर फैमिली मेंबर। आप रोज इसी ऑफिस में आते हैं, सामने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप सबसे मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंचाइजी की। अब यहाँ पे आप बैठे हैं, एक फ्रेंचाइजी है आपकी, मान लीजिए इंदौर में जी, अभी नहीं है, आएगी, जरूर आएगी। इंदौर बहुत बड़ा मार्केट, बिल्कुल, वहाँ पे फ्रेंचाइजी आएगी। वहाँ पे ये जो कल्चर है वहाँ पे हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? ट्रेनिंग में सिखाते हैं, राइट? गाइडलाइंस होती होंगी? गाइडलाइंस होती है, टाइम टाइम पे कॉल होते हैं, उनसे हर 15 दिन में बात करते हैं कैसे है क्या है,
तो ये चीज़ रहती है बेसिक। अभी आपकी जितनी भी फ्रेंचाइजी है उसमें आप विजिट करते होंगे? 15-15 दिन में कॉल जाते हैं। हाँ। और बीच में ऑडिट भी करवाते हैं। ऑडिट करवाते हैं एज ए कस्टमर बन के। हाँ। ऑडिट जो होता है वो फ्रेंचाइजी ओनर को भी नहीं पता होता है कि वहाँ पे हमारा बंदा गया है। और अच्छा। फिर वो क्या करता है, हाँ। इस तरह से देखिए, इसका भी हमने अलग से पूरा ग्रुप बना रखा है। कंपनी यूजेस लाइक इतने तमाम 36 ये तमाम चीजें। देखिए, इसमें हम जाएगा हमारा आदमी, हाँ। वो सारे यहाँ पे, हाँ। जहाँ पे यस होगा यस होगा, नो होगा नो लिखेगा, अपने रिमार्क डाल देगा। देखो उसने अपना कमेंट लिख दिया कि इसमें ये चीज थी। अच्छा। हाँ, 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 हाँ। वो सारी चीजें इसने सजेशंस हाँ, लिख के यहाँ ला दी। यहाँ ला दी, फिर यहाँ से कॉल जाएगा, यहाँ पे कॉल जाएगी। उसको ये पता, कि उसको अगर पता है कि ये ऑडिट के लिए बंदा आने वाला है तो वो सब सही कर लेगा उसमें। हाँ। ये प्रॉपर हमारी टीम बनी हुई है जो हर एक जगह, जैसे वो जाएगा, अभी से महाराष्ट्र पे आउटलेट था। अच्छा। ये देखिए मराठी में लिखा हुआ है, तो वो महाराष्ट्र भी हो गया। उधर उसने बाहर स्टैंडी है नहीं है, उसका भी पूरा उसने लिया। अगर किसी ने सजेशन है कैसे है, सब कुछ उसका पूरा आपको फोटो वीडियो हर चीज बना और वो चीज फ्रेंचाइजी ओनर को भी नहीं पता होती। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरनल चीजों के लिए हो गया। ये प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा ग्रुप बना हुआ है। बात यहाँ पे भी आ गई एसओपीज वाली। पूरा हमने डिफाइन कर दिया। अब जो बंदा जा रहा, कोई एकदम न्यू बंदा भी हो तो भी उसको क्या है, यस नो टिक की करना है। ये जो मॉडल है, हाँ, जब आपकी आज 165 फ्रेंचाइजी चल रहा है, सही से चल रहा है, सही से आपके सारे कस्टमर, सारे जितने भी आउटलेट्स हैं, उसमें आपको वो कल्चर दिख रहा है जो आप देखना चाहते हो? मतलब सब पे तो नहीं बोलूंगा मैं। कितने परसेंट में दिख रहा है? मतलब 75% में दिख रहा है। 75% है जिनमें और अपन इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। जब ये 1000 हो जाएंगे हाँ, तो ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। हाँ, 250 आउटलेट बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, ठीक है। हाँ। अब 250 आउटलेट को मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि समय के साथ ज़ोरको क्या सीख रहा है और क्या कर रहा है। टीम भी बढ़ जाएगी ना, जैसे जैसे फ्रेंचाइजी बढ़ेगी तो टीम भी तो बढ़ेगी ना। मतलब अभी अगर बैकएंड के अंदर, जैसे स्टार्टिंग में हमारी 25 आउटलेट थे तो 1-2 आदमी थे, है ना, फिर और बढ़े तो और टीम बढ़ा दी। तो जैसे जैसे आउटलेट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे बैकएंड की भी तो टीम बढ़ेगी। हम 2 महीने पहले इससे छोटी ऑफिस में थे वहां पे, फिर हमको लगा कि यार अब उनको बड़ी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, हमने बड़ी शिफ्ट कर ली। और इससे बड़ी चाहिए होगी तो और बड़ी कर लेंगे। हमें नहीं पता कि मैकडी या केएफसी या जो भी बड़े तमाम ब्रांड है जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो उस एम्बियंस को, उस सेम इन्वायरमेंट को, उस सेम एक्सपीरियंस को, हर एक, चाहे आप एयरपोर्ट में जाओ या गली में जाओ, उसको मेंटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। तो आपको लगता है कि जो आप अभी कर रहे हैं उससे ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी जैसे मैकडी ने की है? हमने एम्बियंस सब जगह अलग अलग दिया है, अलग रख दिया। हमने इसमें, मैं समझाता हूँ, हमारी हर एक फ्रेंचाइजी में इंटीरियर अलग अलग है। ऐसा हमने फ्रेंचाइजी ओनर को फुल फ्रीडम दे रखा है। हाँ। बाकी कोई भी फ्रेंचाइजी है वो ये कहती है कि आप यही ऐसा इंटीरियर बनाओ, यही थीम में, और यही टाइल्स और यही सब कुछ करो। बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है ना, बिल्कुल है। बट हमने फ्रेंचाइजी ओनर को बोला कि आपको OLX से भी कोई सस्ती मिल रही है अगर चेयर तो ले लो ना। अच्छा, आपके पैसे बच रहे हैं ना। हाँ। वो हमारा गोल है। अच्छा, तो हमने वो उनको फ्रीडम दे रखी। हाँ। सबसे पहली चीज, इससे हमको 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो फ्रेंचाइजी ओनर्स जो है उनको बेनिफिट है, उनके पैसे बचे, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये कंपनी का यही पेंट करवाना है, यही है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, आप मुझे एक बात बताइए, सेम इंटीरियर वाले अगर आप किसी भी आउटलेट में जाएंगे कितनी बार फोटो पोस्ट करेंगे? सही कह रहे हैं आप, इससे वो चीज़ बढ़ेगी। सही कह रहे हैं। मतलब मैं मैकडी आज खाने गया, कोई भी ब्रांड, मैकडी तो बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट। आई अप्रिशिएट मैकडी हमेशा, मतलब एज ए इंस्पिरेशन है। चाय सुट्टा बार की बात आप किसी के भी बात, चाय सुट्टा बार में भी इंटीरियर अलग है, हर में अलग है, राइट। हाँ। तो अगर आप देखो, जो जेनजी अपन बोलते हैं या मिलेनियल्स बोलते हैं, उसको टारगेट करना है तो आपको इंटीरियर अलग अलग ही देना है। क्योंकि आज का बंदा है, आप देखते हो ना, रील फटाफट आदमी स्क्रॉल करता है, तो आज के बंदे को एक ही इंटीरियर में बार बार वो बोरिंग हो जाता है उसके। राइट। तो ज़ोरको का गोल सेम एम्बियंस मेंटेन करने से हटके दूसरा एम्बियंस सेम रहेगा। हाँ। एम्बियंस इसे सॉफ्ट फीलिंग। हाँ, नहीं वो हार्ड थिंग्स विल बी चेंज। एम्बियंस, मतलब मैं वही कहने वाला था कि ज़ोरको का जो गोल है वो सिर्फ एम्बियंस नहीं है, वो है कि बिहेवियर सेम हर जगह मिल जाए। हाँ। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमेशा सेम रहे। हाँ। और जो बदलने वाली चीज जो बदली जा सकती है वो बदलती रहे, कोई दिक्कत नहीं।
ताकि कस्टमर जाए तो मैं 4 जगह फोटो रख रहा हूँ। आज एक आउटलेट पे गया, वेसू वाले आउटलेट पे, वहाँ पे अलग मुझे कुछ मिला, निशाल सेंटर पे हमारा आउटलेट है, वहाँ गया, वहाँ कुछ अलग मिला, तो सबका मैं फोटो रख सकता हूँ। राइट। लेकिन मुझे सेम वही एक ही कलर, समझो कोई एक कलर की थीम दे दी है, तो सब जगह पे एक ही बार जा जाके तो मैं रोज पोस्ट नहीं कर सकता ना, बेचारा बंदा, उसको भी नया चाहिए। जब एक आदमी एक कंपनी शुरू करता है, डे 1 को उसका माइंडसेट टोटली डिफरेंट रहता है। मैं एक क्रांति लाने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। आपने भी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। समय के साथ उसे ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है, उसे पता चलता है ये 10 स्टेप्स हैं, ये 10 स्टेप्स मुझे करने हैं, तब मेरी कंपनी इतनी बड़ी बनेगी। उसके बाद ये 25 स्टेप्स है जिसमें से 10 डिफाइन नहीं किए जा सकते, उसको रिस्क लेके मेरे को अपनी कंपनी को, राइट, ऐसे काम होता है। मेरे को बताइए कि ज़ोरको को जब आपने शुरू किया था और जब आप फ्रेंचाइजी खुलवाना शुरू कर रहे थे, तब आपके दिमाग में ज़ोरको को लेके गोल क्या था कि क्या है ज़ोरको? तब तो गोल यही था कि कुछ बड़ा करना है, बट कैसे माध्यम से करेंगे ना, ये पता नहीं था। आप फूड को लेके पैशनेट थे? हाँ बिल्कुल। फूड बेचने को लेके पैशनेट थे? नहीं, फूड घर पे बनाने का ट्राई करते थे। फिर लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि सब लोग घर पे बनाते थे, कॉफी ऑफी चल रही, उस समय काफे बनाते थे, तो उस समय अनुभव रहा। ये चीजें, फूड को लेके हमेशा फूड ही रहा हूँ। तो आपको बेसिकली इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखी इसलिए आप गए? बिल्कुल 110%। या फिर आपका बिल्ड लाइफ पैशन था फूड में? ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखी इसीलिए मैं गया। इससे एक सिंपल, क्योंकि क्या है, ऐसी भ्रांति फैल गई है कि जिस चीज़ को लेके आप बहुत पैशनेट हो, उसी को लेके आप 100 करोड़ या 1000 करोड़ बना सकते हो, 10,000 करोड़ बना सकते हो। ऐसी चीज़ों को लेके जिसको आप लेके ज़्यादा पैशनेट नहीं हो, आप नहीं बना सकते। ऐसा नहीं, हमारे सामने आप एग्जांपल हैं कि अगर आप चीज़ों को ठीक से समझें, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक से ग्रैब करें, अगर अपनी आपको जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो आप हिट एंड ट्रायल से सीखें, या फिर जो भी आपने किया, जितनी भी तमाम तरीके, चाहे वो फ्रेंचाइजी को कॉल करना हो, कस्टमर्स के फीडबैक लेना हो, फंडामेंटल थिंकिंग करके भी आप बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, राइट। जो अभी ज़ोरको बनने वाला है अगले 5 साल में, मैं कहूँगा इतना बड़ा कि जब मैं बोलूँ कि चलते हैं तो मैं बोलूँ चलो ज़ोरको चलते हैं, राइट। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि कैफ़े चलते हैं, मैं बोलूँ कि चलो ज़ोरको चलते हैं। जैसे अभी मैं कभी अपने दोस्त से बोलता हूँ चल यार मैकडी आते हैं, चल यार चाय सुट्टा और में चाय पी के आते हैं। आप चाय सुट्टा और को कैसे देखते हैं? लाइक मुझे लगता है कि इंडिया में पिछले 5 साल में अगर कोई कैफ़े बिजनेस सच में ग्रो हुआ है और बिल्कुल लोगों की जुबान में आ गया, दैट इज चाय सुट्टा बार। सही बात है, एकदम अग्री कर रहा हूं। हम लोग भी मतलब लगातार चाय सुट्टा हम रोज ही जाते हैं। हाँ, हम लोग जहाँ जाके बैठते हैं वो पहली फ्रेंचाइजी, गर्व से बैठते हैं भाई, ये पहली फ्रेंचाइजी में बैठ रहे हैं हम। नहीं, बहुत बढ़िया किया यार इन्होंने, है ना। वो गर्ल्स हॉस्टल के पास उनने खोली थी, बढ़िया एनवायरनमेंट। बिजनेस प्रॉब्लम से बात करेंगे, ख़त्म करेंगे। मुझे बताइए कि प्रॉब्लम्स एंटरप्रेन्योर की जैसे धर्म पत्नी आती रहती है, रोज झगड़े ये वो, ठीक है, वैसे ही रोज़ प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस में। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताइए जो बिजनेस में अभी तक आपको आई हो, मतलब आपने फेस किया होगी यार ये स्टार्टिंग में। सबसे पहले हमने शेफ की प्रॉब्लम्स फेस करी। हाँ, वो छुट्टी में चले जाते थे तो आपको बनाना पड़ता था, राइट। हाँ, तो इसलिए हमने फिर शेफलेस करा। हाँ, फिर उसके बाद हमने एक फेस करा अच्छे मतलब एम्प्लॉयज, अच्छे टैलेंट एक्विजिशन का एक क्राइसिस रहता है। कैसे ये टीम बनाना बहुत बड़ा बिगेस्ट थिंग कैसे किया? और वो भी जब आपको कोई जानता नहीं है ना, तब आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहता, राइट। जब आप थोड़े से बड़े बन जाते हो, अब तो हर कोई आदमी आपको अप्रोच करता है। अब आप एक अब मेरे पास बहुत सारे सीवी है, सिंपल है। हाँ, अब हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस समय वो सामने वाला सिलेक्ट करता है 3 जगह इंटरव्यू, बिल्कुल भाई मेरे को आपसे काम करना है। अब तो आप इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाल दो ज़ोरको की तो आप 10,000 एप्लीकेशन आ जाएंगे, आपको काम हो जाएगा। आप मेरे को ये बताइए कि आपको शुरुआती टीम मेंबर जो कोर होता है ना टीम का, कंपनी का कोर होता है 5 लोग, ये है कंपनी, ये कैसे मिले आपको? ये यार फिर हमने ना बहुत सोच समझ के ये करा कि ना अपन ऐसे लोगों को लेके जाते जो एकदम फ्रेशर हो। अच्छा, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले आते थे और थोड़े टाइम रुकते थे और फिर चले जाते थे, उनको वो एक्सपेरिमेंटेशन में मजा नहीं आता जो भी था, या उनको लग रहा था एकदम ये काम तो हमने 10 साल पहले किया हुआ है। अब तो हम उस लेवल पे पहुंच गए कि भाई बड़ा काम करें हम लोग, सीधे कैबिन मिलने हमको। बस उनको ग्राउंड लेवल पे काम करना, या हिट एंड ट्रायल में मजा नहीं आता उनको। हमको एक चीज समझ में आई कि यार काम जो है ना, काम तो सिखाया जा सकता है इंसान को। अच्छा, लेकिन 2 चीजें वो आप कभी किसी को नहीं सिखा सकते।
एक होती है इंटीग्रिटी और लॉयल्टी। मतलब हमने हायरिंग के अंदर पहले जो आप बोल रहे हो उनमें सिर्फ एक ही चीज देखी कि वो बंदा ऑनेस्ट और मतलब इंटीग्रिटी है उसमें, जो बोल रहा है वो है, राइट। यही क्वालिटी खाली देखी और उसको लिया। और बाकी ये था कि यार काम तो सिखा देंगे, काम तो हो सकता है आज नहीं 2-3-4 महीने में सीख जाएगा, है ना, बट अगर अच्छा बंदा नहीं है तो काम सिखा के भी मतलब नहीं, 6 महीने बाद चला जाएगा। लेकिन अच्छा बंदा है, उसको पता है कि इन्होंने मुझे इतना काम सिखाया है, ये है, तो वो लॉन्ग टर्म तक जुड़ते हैं। और वो सच में वैसा ही हुआ। ज़ोरको की जो अभी टीम है, कितने लोगों की? 30 लोगों की टीम है। 30 लोगों की। पूरे फ्रीलांसर्स इसमें या फिर प्रॉपर वर्कर्स हैं? प्रॉपर पेरोल वाले। इनको मतलब उसमें वेयर हाउस के भी है, ट्रेनर भी है, ऑफिस बैकएंड ऑफिस भी है। ये मोस्टली आपने हायरिंग, मतलब मैं चाहता हूँ आप शायद थोड़ा मुश्किल हो पर बताइए कि परसेंटेज बताइए, कॉलेज से इतने लोग उठाए, लिंक्डइन से इतने उठाए, यहाँ से इतने, ऐसा बता पाएंगे? हाँ, मतलब मैक्सिमम लोग तो हमने ये मतलब प्लेटफॉर्म से उठाया है, जैसे वर्क इंडिया हो गया, अपना हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब से उठाया है। इन सब से उठाया। इसमें कॉलेज फ्रेशर्स अपनी इंक्वायरी डालते रहते हैं, उनको पता चलता है? हाँ, वो उन्हीं में आ जाते हैं। वर्क इंडिया में मानो किसी ने इंक्वायरी डाली कि मैं कॉलेज अभी फ्रेशर हूँ, वैसे कोई कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं करी अभी आपने कॉलेज में जाके आप करेंगे, बट अभी तक नहीं करी है। हाँ, अब तो आप कर ही पाएंगे डेफिनेटली। फॉर्चुनेटली। आप किस कॉलेज से? मैं CGPIT करके कॉलेज है, उक्का तरसाड़िया यूनिवर्सिटी। तो आप अब वहाँ जाना पे जाके वहीं प्लेसमेंट ये बहुत मजेदार चीज है। उन्होंने बुलाया भी है इसके लिए। हाँ, तो कंपनी वगैरह तो ठीक है, बैकएंड वगैरह। अब आपने इतने सारे खाने की बात करी है तो भूख लगना लाजमी, मुझे बहुत भूख लग गई है। अब हम आपके ऑफिस, खाने का टाइम भी हो गया है, अब हम आपके कैफे में चलते हैं, वहाँ पे खाते हैं कुछ और वहाँ पे बात करते हैं। बिल्कुल। बहुत लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं ये चश्मे कहाँ से लेता हूँ, हमेशा मैं अलग अलग चश्मे लगा के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आंसर इज ऑप्टिकल्स 99। ऑप्टिकल्स 99 एक बहुत ही अच्छा चश्मे का ब्रांड है, जहाँ से आप चश्मे ले सकते हैं लेंस कार्ड से आधे दाम में। कितने भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चश्मे बहुत बढ़िया बनाते हैं, गॉगल्स भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। अब अगर आप इंदौर में रहते हैं तो आप भंवरकुआं के पास और सिलिकॉन सिटी में जाके ऑप्टिकल्स 99 को विजिट कर सकते हैं और चश्मे बनवा सकते हैं। अगर आप इंदौर से बाहर रहते हैं तो बस सर्च करिए ऑप्टिकल्स 99 गूगल में और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत सारी बातें पहले करने के बाद हमने थोड़ा खाना वाना खाया ज़ोरको में, और पता चला कि आज तक हमने जितने भी पैसे लगा के खाना खाया था वो सब व्यर्थ निकला। क्या खाना है, वाह, मज़ा आ गई, एक नंबर खाना और बहुत ही सस्ते दाम में। अब थोड़ी बात करते हैं फाउंडर साहब से और पूछते हैं कि इनने अपनी पुरानी लाइफ में क्या किया, इसके पहले क्या करते थे? रैप गाते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, और क्या क्या करते थे? रैप तो कॉलेज के टाइम पे गाता था। हाँ। कुछ सुनाएंगे? सुना देते हैं, यही सुना देते हैं। आइए सुनाइए। ये बेसिकली अपना फर्स्ट आउटलेट है, जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। फर्स्ट टाइम जो आपने शार्क टैंक पे भी देखा होगा, वेसू, गुजरात, सूरत, ये वाला आउटलेट है। ये आउटलेट को हमने पूरे 1 साल रन करा। फिर उसके बाद इसमें जो हमने प्रॉब्लम्स फेस करी, वो प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करके एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया और फिर कारवा आगे बढ़ता गया। और अब रैप भी सुना देते हैं आपको। मतलब कॉलेज के टाइम पे करता था, प्रोफेशनली कभी नहीं किया, बट शौक बहुत था। ठीक है। यो हनी सिंह का अपने फैन थे। अरे बहुत रिसर्च की उनके बारे में। आप ये बताइए कि आपने कितने रैप लिखे? मैंने तो 4-5 लिखे। 4-5 लिखे। सबसे बेस्ट वाला सुनाइए। एक है हाँ, तेरे इश्क में जाने ना, ये क्या हुआ तेरे इश्क में जाना, रात दिन तेरे ख्यालों में रहता हूँ, खुली आंखों में तेरे सपने में देखता हूँ, चाह पास तारा जरा पूछ जरा हाल दिल का, वो जाने जाना बैठे बैठे देखता हूँ, देखे देखे सोचता हूँ, चारों दिशाओं में बस तुझी को मैं देखता हूँ, दीवानों की गलियों में सजूँ, परवानों को सड़कों पे सजूँ, तू मेरी मंजिल, तू मेरी तमन्ना, दीवाना दीवाना परवाना परवाना, दीवाना दीवाना परवाना परवाना। आइए, बहुत कमाल का गाते हो। थैंक यू। मतलब राइटिंग अच्छी है। मैं भी देखिए लिखने का मेरे को भी बहुत शौक है, मैंने भी किताबें वगैरह लिखी है। बिल्कुल। आइए, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने बताया, बहुत जगह बताया कि आप कंपनियों में IPO में इन्वेस्ट किया करते थे, तो वहाँ से आपने दबा के पैसे कमाए। कैसे किया, क्या हुआ, कैसे शुरू किया? बेसिकली मेरे को हमेशा से स्टॉक मार्केट और इसमें इंटरेस्ट था, और अचानक से मैंने ये देखा था जब मैं कॉलेज के टाइम पे था, सेकेंड ईयर में, कि वॉरेन बफे अचानक से दुनिया की टॉप रिचेस्ट लिस्ट जब वो 55 साल के,
या 50? नहीं, उस समय तो कितने साल के थे, तो मैं बात बता रहा हूँ आपको 2013-14 की बात बता रहा हूँ। मैं हमेशा फोर्ब्स की लिस्ट को ट्रैक करता रहता हूँ, जो भी टॉप 10 होती है उसके अंदर। तो उस पर मैंने देखा वॉरेन बफेट का उस समय नाम ऊपर आया था। बोला यार ये व्यक्ति क्या करते हैं। अपन हमेशा ये देखते रहते हैं कि जो भी टॉप पे उनका बिजनेस क्या है। तो पता चला कि यार वो इन्वेस्टिंग करते हैं और यही उनका फुल टाइम प्रोफेशन है। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ होती है। तो वहाँ से मेरा उसमें रुझान बढ़ा और वो रुझान बढ़ता गया और फिर बस करते करते मैंने कॉलेज के टाइम पे तो करता ही था। फिर जब कॉलेज से निकले मैंने कहा यार इसको प्रोफेशनली करते हैं। तो फिर सेबी NISM के थ्रू एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, वहाँ पे एग्ज़ाम देख के वो क्लियर करके फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट में बन गया। ऐसा आजकल यूथ के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल, आपको पता होगा जो ऐसे फेक गुरुज हैं जो बोलते हैं कि मेरे को बहुत ज्ञान है इन्वेस्टिंग का, मैंने सब कर लिया, ऐसा किया वैसा किया, उनको बुलाते हैं, कोर्स बेचते हैं और निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। आपने पहला इन्वेस्टमेंट कौन सा किया? मैंने सबसे पहला ग्रो फाइनेंस करके एक कंपनी थी उसमें किया था, जो HDFC ने बाद में एक्वायर करी थी। अच्छा, वो मेरा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट। कितने पैसे डाले थे? बहुत डाले थे दोस्त, 10 लाख रुपए डाले थे। 10 लाख कहाँ से आए थे? दोस्त से। दोस्त से लिए? हाँ, दोस्त से पैसे लेके आपने ग्रो फाइनेंस, कितने बन गए थे 10 लाख? काफ़ी बने मैं। एट द एंड करोड़ों में पहुँच गए। एट द एंड जब हमने 2019 के आसपास हमारे पास 5 करोड़ रुपए का पूल था। पूल इन द सेंस इसमें दोस्तों के भी फंड होते हैं, सब कुछ होता है वो। हाँ। तो मतलब इतने सालों में कितने साल लगे आपको 5 करोड़? ये देखा जाए तो हमने 2013 से इन्वेस्टिंग शुरू करी है। 13 से 19 में आपने 5 करोड़ तो पूल बना लिया। हाँ, और 2016 से हम फुल टाइम इन्वेस्टिंग में थे। हाँ, एक बेसिक आपका प्रोसेस क्या रहता था? पहले आप कंपनी को जानते थे? जानते थे कंपनी, सबसे प्रोडक्ट यूज़ करते थे? क्या पहले प्रोडक्ट यूज़ किया, फिर कंपनी के अंदर गए। हाँ। कंपनी के जो CFO या CEO है उनसे मिले। अच्छा। उनसे कंपनी का विजन वगैरह समझा। एम्प्लॉयज से मिले, इसको उनसे वैल्यू पूछा। इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसको ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। जो वॉरेन बफेट का सही तरीका है वो। हाँ, ये वॉरेन बफेट का तरीका है। द फॉरेन वे कहते हैं इसको, शायद ये किताब। खैर, मुझे बताइए कि आपकी शादी कब हुई? मेरी हुई 2020। 20 मतलब हाँ। रिसेंटली हुई? हाँ। शादी के पहले और अभी लाइफ में क्या चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? बेटर हो गई लाइफ, और क्या। बेटर हो गई, बोलना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअल में मेरी तो बेटर हो गई है। तो मुझे बताइए कि बिजनेस करता है कोई आदमी और उसकी एक अलग पूरी दुनिया शुरू हो जाती है पर्सनल लाइफ। बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट आता है? वो डिपेंड करता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे अश्लील की वाइफ उनके बिजनेस में 100% इन्वॉल्व है। हाँ। और भी ऐसे बहुत सारे दिख जाएंगे। मेरे वाइफ भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल इन्वॉल्व। हाँ। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो बेसिकली जो भी कंटेंट रहता है, मतलब जैसे आप पोस्ट वगैरह देखते हैं, हाँ, तो उसको हेड करते हैं। मतलब जो सोशल मीडिया में पोस्ट आती है। हाँ, मतलब बेसिकली जोर को खाने पीने के रिलेटेड जो पोस्ट आते हैं, जोरगो का सोशल मीडिया में खाने पीने के रिलेटेड जो पोस्ट आती है उसको हेड करते हैं। मतलब बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर जो हो गया या दूसरी चीज़ें होती है, तो वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी में है कि नहीं है, वो काम होता है। अब ये बताइए कि जोरगो से आपने कब पैसे कमाना शुरू किए? मतलब पैसे आ गए जोरगो से, ऐसा कब? 3rd ईयर में। पहले भी आए थे, बट पहले फर्स्ट ईयर में तो कुछ 2-3 लाख रुपए बचे थे। हाँ, 2-3 लाख रुपए तो कोई बहुत। फर्स्ट पूरे ईयर में 2-3 लाख बचे थे। हाँ, क्यों, कहाँ लग रहे थे? सभी यार एक्सपेंस, ये आउटलेट लिया था 4.5 लाख रुपए का। दूसरे भी कोविड भी था, तो 8 बजे के बाद डाइनिंग बंद था। हाँ। और ट्राई एंड एरर चीज़ें चलती जा रही थी ना। हाँ, तो आप मतलब आपको ऐसा लगा कि आपने किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट किया जो फ़ायदे की नहीं थी, कर दिया? ऐसा कुछ नहीं था? कहीं ना कहीं लर्निंग मिली, क्योंकि हमने ऐसा कोई इतना बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं कि वो किसी को लगे बुला लिया, कोई इतने। हाँ, ऐसा लगा नहीं कि हाँ। नहीं। फिर 3rd ईयर में, जब जोरगो का 3rd ईयर था, राइट? जोरगो 2nd ईयर में भी पैसा बना, बट जो थोड़ा अच्छा बना, पैसा, मोटा पैसा थोड़ा बना, वो 3rd ईयर में बना। 3rd ईयर में जब पैसे बने, आप सैलरी कितनी ले रहे थे तब तक? सैलरी उसका 5 लाख रुपए साल की हुई। साल की 5 लाख तब तक आप ले रहे थे जोरगो से? हाँ। और अब कितनी ले रहे? अब कोई 12 लाख।
12 लाख महीने की, साल की। 12 लाख साल की, इतनी कम? हाँ यार, कंपनी को ग्रो करना है ना, अभी तो जो पैसा आता है कंपनी में डालते हैं। हाँ। पर्सनल तो जो जितना चाहिए उतना ही इनफ है बस। बस आप लाइफ बिल्कुल एकदम मिडिल क्लास जी रहे हैं अभी, एकदम एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा महंगी कार कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। अभी कोई लग्जरी प्रोडक्ट का पहले भी इतना शौक नहीं था, अभी भी नहीं है, हाँ। फ्यूचर में भी मेरे को तो नहीं है बिल्कुल, ये घर पे भी मेरे किसी को नहीं है इतना। हाँ। आपके पास कितनी इक्विटी है? हमारे पास 100% हमारे पास ही है, 50 मेरे पास, 50 मेरे भाई भाई के पास। भाई की भी सैलरी सेम? सेम। आप जॉइंट फैमिली? 100% जॉइंट फैमिली। और आप जॉइंट फैमिली रहने में ही बिलीव करते हैं? हाँ हाँ हाँ, 110%। अब मुझे बताइए कि आपने पहली फ्रेंचाइजी खोली, फ्रेंचाइजी क्या आपने खुद का आउटलेट खोला, दूसरी खुली, आपने बताया खुद आया था सामने से आदमी चल के, उसको एक्सप्लेन किया, चीज़ें बन गई थी, 1 साल में SOPs वगैरह सब तैयार हो गए थे, दूसरी खुल गई, स्मूथली हो गया, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 50वीं, फिर 100वीं और फिर 150, ये कैसे आपने किया? यार जो लोग हमको मिलते जाते हैं, जो लोग ज़ोरको को इन एंड आउट जानते हैं, हम उन्हीं को अप्रोच करते हैं। तो इसके लिए मेरे को एक बात बताइए, आपने बताया था कि 25वें फ्रेंचाइजी के बाद हमने खुद अप्रोच करना शुरू किया। हाँ, उसके पहले लोग खुद आए? हाँ, उसके बाद भी खुद तो आते ही थे। हाँ। लेकिन हमने किसी को अप्रोच नहीं किया था। 25 के बाद हमें पता चला कि अच्छा, इसके लिए आप अप्रोच भी करो सामने से। हाँ हाँ। नहीं, 25 तक ऐसा भी हुआ होगा कि काफ़ी लोग ज़्यादा ज़ोरको से भरोसेमंद मानने लगे होंगे ज़ोरको को। हाँ, और उसके बाद अगर आप अप्रोच करते तो वो आपको तवज्जो भी देते, उसके पहले वो आपको तवज्जो नहीं देती, क्योंकि एक मे भी हाँ हो सकता है, वो हमने किया नहीं तो पता नहीं, बट पहले हमको इतना वो था ही नहीं। 25 के बाद हमको लगा कि अच्छा ये अप्रोचेबल, हम भी अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर आप 100 लोगों को अप्रोच करते हो अपने फ्रेंचाइजी के लिए, तो कितने होते हैं जो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और खुल जाती है ज़ोरको? ऐसा कोई रेशियो हमने निकाला नहीं है। हाँ, कन्वर्जन रेशियो जो आप पूछ रहे हैं वो हमने ऐसा निकाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, फ्रेंचाइजी के बारे में बहुत सारे लोग इंक्वायरी के लिए भी आते हैं। जैसे कि अगर 100 लोगों ने अप्रोच किया तो हो सकता है 40 लोग खाली इंक्वायरी करना है भाई, जानने के लिए कि ज़ोरको सुना है तो क्या है। और तो ऐसा कोई रेशियो हमने निकाला। आपका जो अप्रोचिंग था, वो अप्रोचिंग सिर्फ आपके रिपीटेड कस्टमर के ऊपर? सिर्फ रिपीट कस्टमर, उसके अलावा आज तक कोई अप्रोच। आपने उनके कॉन्टैक्ट्स लेना शुरू किए? हाँ हाँ, वो तो सब सब डेटा मिला? हाँ, ये आदमी 10 बार आया 1 महीने में, हाँ, लेट्स अप्रोच। हाँ, अप्रोच इन द सेंस सिर्फ उसको ये बताया कि भाई हम लोग भी फ्रेंचाइजी देते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम आगे बात कर सकते हैं, दैट्स ऑल। बस इतना ही। इसके बाद उस आदमी का अगर इंटरेस्ट होगा तो वो बोलेंगे हाँ मुझे फ्रेंचाइजी के बारे में और समझाइए, और अगर नहीं होगा तो वहाँ पे वो बात। एक आपके दिमाग में रफ तो होगा, क्योंकि आप CEO हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो। ये बताओ कि कितने लोगों को बोला होगा कि भाई हम भी फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं, इसी तरीके से कितने लोगों को बोला होगा? फिर मैं बोल रहा हूँ ना, वो सिस्टम जनरेटेड है, जितने भी लोग आए होंगे, जैसे 1 महीने में अगर 1000 लोग आ गए होंगे तो 1000 लोगों को मैसेज चला गया होगा। 1000 लोग ऐसा किया? ऐसा ज़रूरी नहीं है 1000 होगा, हो सकता है 500 भी हो, बट अगर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि 1000 अगर रिपीट कस्टमर हो तो 1000 के पास भी चला गया, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड मैसेज है। अच्छा, सिस्टम ऑटोमेटेड मैसेज? सिस्टम हमने ऐसा बना रखा है कि एक ही नंबर से अगर 4 से ज़्यादा बार ऑर्डर पंच हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपको मैसेज चला जाएगा। ये बढ़िया था। अच्छा, ये जो ऑर्डर है उसके लिए हम मैनुअली वो नहीं करते, मैनुअली मैसेज नहीं भेजते हैं, ऐसा ऑटोमेशन पे जाता है। नहीं तो अभी मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर लूँगा, हाँ, अभी तो मैंने लिया नहीं, आपने खिला दिया, अभी अगर मैं ऑर्डर लेता तो मेरा नंबर देना पड़ता है। हाँ, राइट? हाँ, उसके मतलब बाद कस्टमर की स्वतंत्रता है। हाँ, जनरली आप कहीं पे कोई भी आउटलेट पे जाते हो, जैसे मैकडी, डोमिनो, बर्गर किंग, जैसे आप देते हो वैसे ही देना अगर चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो हाँ, आप कोई ना बोले तो भी उसको कोई फोर्स नहीं है, फोर्स कर ही नहीं सकते, पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनका मार्जिन। हाँ, ये दर्शन प्रोडक्शन का पहला पॉडकास्ट था। अब ये आखिरी ना बने, इसलिए इसको अच्छे से रिस्पांस दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शन प्रोडक्शन के डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट और आने वाली जितनी भी चीज़ें, तमाम चीज़ें आप सब कुछ पसंद कर रहे होंगे। हमारा काम आपको सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करना है, और हम वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।